पुर छोटे से गांव में मोहन अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मोहन के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे, इसीलिए वह धनीराम के बंगा मजदूरी करता था। उसकी पत्नी कुंती एक बड़े जमींदार के घर पर साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते थे और अपने बेटे राजू के साथ कठिनाई भरा जीवन व्यतीत करते थे। यूं तो हमेशा ठंडी के समय -2 डिग्री तापमान रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ही ज्यादा घट गया था, जिसके ठंडी भी बहुत जोरों से अपना कहर ढार रही थी। इस वजह से सुल्तानपुर गांव के लोग बहुत ही ज्यादा ठंडी के कारण डरे हुए थे और परेशान थे। दिन हो या रात, लोग ठंडी के कारण बहुत परेशान थे। भगवान, ये कैसी लीला है आपकी देख रही हो कुंती। इस साल कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। इतनी कड़ी ठंड में काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही पैर ठंडी के मार जमने लग रही है। इतनी ज्यादा ठंडी में तो घर से बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा। न जाने इस साल की ठंडी कैसी कटेगी। ठीक है कुंती, अब मैं काम पर चलता हूँ, नहीं तो सेठ गुस्से करेगा। राजू बेटा, तेरे पापा काम पर चले गए और मैं भी अब जा रही हूँ काम पर। तुम घर का ख्याल रखना और घर से बाहर मत जाना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है मामा, मैं घर से कहीं नहीं बाहर जाऊंगा और तुम जल्दी आ जाना। बेटा, मैं खाना बनाकर रख दी हूँ, तुम टाइम पर खा लेना। अच्छा ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर कुंती भी काम पर निकल गई। थोड़ी ही देर में कुंती जमींदार के घर पहुँचे। जमींदार जो स्वभाव से बेहद कठोर और क्रोधी था, उसके पास खड़ी हुई अपने सिक्के पर चिल्ला रहा था। तभी जमींदार की नजर कुंती पर पड़ी और वह कुंती के ऊपर चिल्लाए हुए बोला, अरे कुंती, इतनी देर से आ रही हो? तुम्हें पता भी है इस ठंड में मेरे आदमी घर का काम जल्दी खत्म करना चाहते हैं। लगता है काम की कीमत नहीं समझती हो। मालिक माफ कीजिए, आज ठंड इतनी ज्यादा थी कि जल्दी उठ नहीं पाई, लेकिन मैं जल्दी जल्दी सब काम निपटा दूंगी। बस बहाने बनाना तो तुम्हें आता है। अगर आज से काम में कोई भी कुटी हुई तो तुम्हारे हिसाब कर दूंगा। आगे याद रखना, तुम्हारी जगह लेने वालों की कमी नहीं है। जमींदार की यह सब बातें सुनकर कुंती को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसकी मजबूरी थी। वह चुपचाप अपना काम करने ही जा रही थी। तभी वहाँ जमींदार की पत्नी ठकराइन आ जाती है। क्यों डांट रहे हो उसे इतनी ठंड में? वह भी इंसान है, काम करने आई है, यही क्या कम है? आपको थोड़ा सा भी दया नहीं आ रहा है इसके ऊपर? तुम्हें नहीं समझ आता। कुंती ने कुछ नहीं कहा। उसने सर झुका लिया और अपने बेटे राजू के बारे में सोचते हुए जल्दी जल्दी काम खत्म करने में लग गई। लेकिन उसके मन में जमींदार के व्यवहार को लेकर आक्रोश बन पानी लगा। इधर शाम ठंड से कॉपी हुए धनीराम के घर पर मजदूरी कर रहा था। धनीराम अपने खेतों का काम करने के लिए श्याम और कुछ और मजदूरों को सख्त निगरानी में रखता था। अरे श्याम, काम ठीक से कर रहा है या ठंड के बहाने सुस्ताने की कोशिश कर रहा है? मैं मुक्ति की रोटी बर्बाद नहीं करता। याद रख, अगर आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं 1 भी रुपया नहीं दूंगा। नहीं मालिक, पूरी मेहनत कर रहा हूँ। ठंड बस थोड़ी ज्यादा है, इसलिए हाथ पैर जाम से रहे हैं, लेकिन आपका काम मैं पूरा करके ही जाऊंगा। आप चिंता ना करें मालिक। राम के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। सुबह से ही ठंड में काम करते करते उसके हाथ अकड़ गए थे, लेकिन उसे अपने बेटे राजू और कुंती के लिए कमाना था। वह जानता था कि उसकी मेहनत ही इसका सहारा है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? इतनी ठंड मौसम में भी काम करना पड़ रहा है, लेकिन अगर मैं काम छोड़ा तो सेठ मुझे कम से निकाल देगा और घर कैसे चलेगा? दिन धीरे धीरे ढलने लगा। शाम ठंड में किसी तरह काम निपटाकर घर लौटने की सोच रहा था, लेकिन धनीराम ने उसे और देर तक रोक लिया। आज का काम पूरा करके ही जाना, समझा? नहीं तो कल से मत आना। अगर थोड़ा सा भी काम छूटा तो समझ तेरी नौकरी गई। जैसा आप कहें सेठ जी। श्याम ने मन ही मन धनीराम को पूछ रहा था, लेकिन उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसकी मजबूरी ने उसे चुप करा कर रखा था। और इधर भी सुल्तानपुर गाँव में ठंड अपने चरम पर थी। गांव के लोग ठंड से कांपते हुए अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। जालना भी मुश्किल हो गया था लकड़ी, क्योंकि सूखी लकड़ियां की कमी हो गई थी। गरीब परिवार तो और भी ज्यादा परेशान थे। वे 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहे थे। अक्सर गांव वालों को झटक कर कोई न कोई उपाय बताता था। इस बार भी चौपाल पर पहुंचा तो उसने 4-5 लोगों को इकट्ठा करके कहा, यह ठंड बहुत भयानक है। अगर हम सब मिलकर कोई उपाय नहीं करेंगे तो कोई लोग इसकी चपेट में आ जाए। हमें जंगल में जाकर लकड़ियाँ लानी होगी और घर में तालाब जलाने की व्यवस्था करनी होगी। पर दादा, जंगल तक जाने की हिम्मत कौन करेगा? इतनी सर्दी में तो पर भी जम जाते हैं और लकड़ियाँ काटने में पूरा दिन लग जाएगा। बेटा, डर से कुछ नहीं होगा, हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। ठंड के आगे हार मान ली तो गांव के कई घरों के चूल्हे ठंड पड़ जाएंगे। गांव के लोग रामलाल की बात से सहमत तो हुए, लेकिन डर और परेशानी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। सब लोग मिलकर फैसला किया कि कुछ लोग जंगल से लकड़ियां लेंगे, जबकि बाकी लोग तालाब जलाने के लिए मिट्टी और पत्थरों की व्यवस्था करेंगे। लेकिन गांव वाले को अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में ठंड के साथ साथ भी बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। सुल्तानपुर की यही सर्दी केवल मौसम की मार नहीं थी, बल्कि एक बड़ा इश्तिया लेकर आई थी। शाम के घर लौटने के बाद कुंती ने उसे राजू की तबीयत के बारे में बताया। मोहन ने राजू को देखा तो उसकी खांसी और ठंड से लाल पड़ा चेहरा
देखकर चिंता में डूब गया। कुंती, ऐसा लगता है कि ठंडा बर्बाद के बाहर हो रही है। घर के अलावा जलाना जरूरी है, लेकिन लकड़ियाँ कहाँ से लाऊं? धनीराम ने आज इतनी देर तक काम कराया कि लकड़ियाँ लाने का समय नहीं मिला। मैंने सोचा था कि जमींदार से कुछ मदद मांग लूंगा, लेकिन वह तो आज मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। उन्होंने मेरी हालत तक नहीं देखी। जमींदार और धनीराम जैसे लोगों को हमारी तकलीफों से क्या मतलब? उनके घर तो हमेशा गर्म रहते हैं। हम गरीब लोग जैसे तैसे ठंड में भी अपना पेट पालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह लोग हमें इंसान तक नहीं समझते। फिर कुंती ने रसोई में जाकर कुछ सूखी घास और टूटी लकड़ियाँ इकट्ठा की जो इसने बचा कर रखी थी। श्याम ने कुछ लकड़ियां और घास बचा कर रखी थी। इसे ज्यादा देर तक आग नहीं जल पाएगी, लेकिन राजू को ठंड से थोड़ा आराम मिल जाएगा। जैसे तैसे करके कुंती और श्याम ने अलाव जलाए, जिसके उनके घर थोड़े गर्म हो चुके थे। कुंती, क्या ठकुराइन ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की? वो तो आमतौर पर दयाल दिखाई पड़ते हैं अजी। उन्होंने रसाई दी थी जो राजू को दे दी है, लेकिन जमींदार के गुस्से की वजह से ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। वह मुझ पर चिकनी लगे थे। हमारे जिंदगी में हर जगह वही दिक्कत है कुंती। हम मेहनत करते हैं, पर लोग हमारे हालात देखकर भी आंखों फेर लेते हैं। न जाने क्यों लोग हमसे इतना नफरत करते हैं। राजू और आग पास नेट हुआ ठंड से कांपते हुए खास रहा था। कुंती उसके पास बैठी रही थी और शाम को बाहर जाकर लकड़ियाँ का इंतजार करने को कहा। शाम कुछ भी करके जंगल से लकड़ियाँ लाने गया। अगर राजू को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। देखो ना, राजू की तबीयत बिगड़ती जा रही है। ठीक है कुंती, मैं कुछ कोशिश करता हूँ राजू ठीक हो जाए, लेकिन जंगली जाना पड़ेगा। तुम राजू का ख्याल रखना। फिर श्याम आधी रात को लकड़ी लाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। कुंती की आंखों उसके पीछे तक लगी रहती और उसका दिल दुआ कर रहा था कि श्याम सही सलामत लौट आए। कुंती राजू के पास बैठी उसकी तबीयत को लेकर चिंतित थी। राजू के पापा अभी लकड़ी लेकर आएंगे, फिर हम आग जलाएंगे और ये ठंड तुझे परेशानी नहीं करेगी, बस थोड़ी हिम्मत देख। राजू बेटा, राजू ने अपनी माँ की ओर देखा। उसकी मासूम आंखें में दर्द और थकावट सांप झलक रही थी। उसने धीमेश्वर में कहा, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। पापा जल्दी आएंगे ना? हाँ बेटा, तेरे पापा अभी आएंगे, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। भगवान सब ठीक करेंगे। कुत्ते ने अपने आंसू छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में अजीब सा डर घर कर गया था। राजू की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसने उसे सीने से लगाकर गर्मी देने की कोशिश की, लेकिन ठंड इतनी कड़ी थी कि कुंती की अपनी सांसों की सांसों भी कांप रहे थे। इस बीच राजू की खांसी रुकने लगी। वह धीमे धीमे आंखें बंद करने लगा, लेकिन राजू अब कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसकी सांसों में धीमी हो चुकी थी। कुंती उसे बार बार पुकार रही थी, लेकिन वह अब ठंड की चपेट में आ चुका था। राजू उठ बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। तेरी माँ तुझे कुछ नहीं होने देगी। भगवान मेरे बच्चे को बचा लो। कुंती ने राजू को जोर से सीने से लगाया और चिक चिक का रोने लगी। उसकी चिक पूरे सुल्तानपुर के राज्य में खेल रहा था। थोड़ी देर बाद जैसे ही श्याम घर पर आया, वह देखा कि कुंती बिलाप बिलप के रो रही है। फिर उसने कुंती से पूछा, कुंती, यह क्या हुआ? और राजू की आंखें भी बंद है। राजू को क्या हुआ? श्याम, हमारा बेटा, ठंड ने हमारा बेटा हमसे छीन लिया। हम इसे बचा नहीं सके। दोनों पति पत्नी ठंड से हार गए थे। उनका बेटा, उनकी पूरी दुनिया अब नहीं रहा। उनके रोने की आवाज ने पूरे गांव को जख्म जोड़कर रख दिया। यह ठंड सुल्तान राजू की मौत के बाद कुंती और श्याम के जीवन में एक सूत्र था। छा गया वह छोटा सा घर जो कभी उनके बेटे की हंसी से गुजरा था, अब एक सुनसान खंडहर जैसा लग रहा है। ठंड का कहर लगातार बढ़ रहा था और उनके दिलों में बेटे को अक्सर अपने बेटे के कपड़े हाथ में लेकर रोने लगती थी। अब बेचारे दोनों पति पत्नी राजू के मरने का शोक मना रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन कुंती अपने पति श्याम से कहती, अगर मैं उस दिन उसे रजाई में और अच्छे से लपेटा तो शायद हमारा राजू आज हमारे साथ होता। भगवान ने हमारे बेटे को हमसे क्यों छीना? कुंती, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं वक्त पर लकड़ियाँ लापटा तो राजू को बचा सकता था। मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए असफल रहा। ठंड का कहर लगातार जारी था। श्याम, अब इस जीवन में कुछ बचा नहीं। ठंड में सब छीन लिया। मुझे भी राजू के पास जाना है। मुझे और सहन शक्ति नहीं मिल रही। वह दोनों ऐसा कहकर अलग आपके पास बैठकर सुबह का इंतजार करने लगे। अगली सुबह गांव वाले ने श्याम और कुंती को घर के अंदर एक दूसरे के हाथ पकड़ते ठंड से जाम चुके पाया। उनके चेहरे पर एक अजीब की सी शांति थी, जैसी उन्होंने अपने बेटे के पास पहुंचकर सुकून मिल गया होगा। सुल्तानपुर के गांव वालों के लिए यह एक और उनका ज्ञान मिल गया। ठंड ने एक और परिवार को खत्म कर दिया। गांव के लोग श्याम, कुंती और राजू को याद करते हुए उनके घर के पास अलाव जलाने के जलने लगे, मानो उनकी आत्मा को शांति देने की कोशिश कर रहे हो। यह ठंड का मौसम सिर्फ दुखी और गरीबों के लिए नहीं, बल्कि खुशियों अपने साथ ले गया था। सुल्तानपुर अब और भी गहरे सन्नाटों में डूब चुका था। सुल्तानपुर के लोग श्याम और कुंती और राजू की कहानी को कभी नहीं भूल पाएंगे। उनके घर जब खंडहर बन चुका था, गांव के लोग के लिए एक चेतावनी बन गया। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को उसे परिवार की कहानी सुनाते और कहते, से ठंड से लड़ने के लिए हमें साथ रहना होगा।
अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो और भी परिवार ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। इस हादसे ने गांव वालों को जगाते झक अब सभी ने ठंड से बचने के लिए एक दूसरे की मदद करनी शुरू कर दी।